सावधान रहें, सतर्क रहें। जम्मू डिवीजन में लगभग 2000 के करीब डेंगू के केसेस आ चुके हैं और कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन किस तरीके से खुद को डेंगू से बचाया जा सकता है, क्या क्या चीजें अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप अपने आप को, अपने परिवार को डेंगू से बचा सकते हैं, और साथ ही में क्या कुछ आपको नहीं करना है, यही सब समझने के लिए मेरे साथ जम्मू डिवीजन के चीफ एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर हरजीत राय हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूंगी कि 2000 केसेस इस समय तक आ चुके हैं, पिछले साल के कंपैरिजन में क्या ये इंक्रीज देखने को मिल रहा है डेंगू के केसेस में? देखिए, ये डेंगू जो है एक सीजनल डिजीज़ है। जैसे ही मानसून ख़त्म होती है, पोस्ट मानसून जो है टेम्परेचर्स जब 15 से 26 डिग्री के बीच में रहता है, तो ये सबसे बेस्ट वेदर माना जाता है डेंगू की उसके लिए ग्रोथ के लिए। तो इस टाइम पे जो मॉस्किटोस हैं वो जो हैं वो डेंगू फैलाते हैं, और ये हर साल जो महीने हमारे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक चलता है। और ये सीजनल है। और इस बार मैं आपको, जैसे आपने पूछा कि लास्ट ईयर और इस साल के कंपैरिजन में, लास्ट ईयर में हमारे जो मेन केसेस वो थे वो मेनली हमारे सितंबर और अक्टूबर महीने में ही आए थे, और उस टाइम पे हमारा जो टोटल पॉजिटिव केसेस हुए थे वो अराउंड 1709 केसेस थे। तो इस साल जो 2022 में मैं बताना चाहूँगा आपको कि सितंबर के मंथ में ही हमारे मोर देन 1500 केसेस हुए, और आज की डेट में हमारे टोटल एज ऑन 10 अक्टूबर हमारे अराउंड अबाउट 2400 केसेस हैं। लेकिन इसमें यह है कि हमारी सर्वेलेंस अच्छी चल रही है, हम लोग सैम्पलिंग अच्छी कर रहे हैं, टेस्टिंग अच्छी कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिविटी रेट, अगर पॉजिटिविटी रेट के हिसाब से जाना चाहिए तो वो पॉजिटिविटी रेट ऑलमोस्ट सेम ही है जो लास्ट ईयर था सैंपल कलेक्शन और पॉजिटिव केसेस का। और इसका आज की डेट में जो हमारे सैंपल कलेक्शन है, आज की डेट में हमने मोर देन 9200 सैंपल कलेक्शन किए हैं, और उसमें से सिर्फ ये 2400 केसेस पॉजिटिव निकले हैं। अगर इन्हीं केसेस में से बात की जाए हॉस्पिटलाइजेशन की, या कितने ऐसे केसेस हैं जो सीरियस हो रहे हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, क्या कोई डेथ्स भी हुई हैं डेंगू की वजह से? एज सच देयर इज़ नो सच डेथ रिपोर्टेड फ्रॉम द हॉस्पिटल्स। हमारे ना जीएमसी जम्मू से हुई है अभी डायरेक्टली बिकॉज ऑफ डेंगू, ना ही एसएमजीएस हॉस्पिटल से हुई है। दूसरा जो है आपका क्वेश्चन है कि जो रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है, हॉस्पिटलाइजेशन एज ऑन डेट हमारे पास जीएमसी में 29 पेशेंट्स एडमिटेड हैं, बट दे आर ऑल स्टेबल, उसमें कोई भी ऐसा कोई क्रिटिकल नहीं है। कुछ पेशेंट्स जिनका प्लेटलेट्स लो चला जाता है, तो हमारे पास सुविधा है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की भी, क्योंकि यहाँ पे ब्लड कंपोनेंट लैब जीएमसी जम्मू में भी अच्छी तरह फंक्शन कर रही है, और इसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर में भी कंपोनेंट लैब हो जो इसी साल स्टार्ट हुई है, तो वहाँ पे भी हमारे प्लेटलेट्स की व्यवस्था है। तो इसलिए अभी तक तो ऐसा कोई सुनने को नहीं मिला, ना ही हमने देखा है कि किसी को प्लेटलेट की शिकायत कमी है या कुछ है। तो जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं वो ट्रीट होके ही जा रहे हैं। अगर जम्मू डिवीजन की बात की जाए, क्या कुछ हॉटस्पॉट्स ऐसे आपने आइडेंटिफाई किए हैं जहां से ज्यादातर केसेस देखने को मिल रहे हैं? कुछ ऐसे एरियाज जहां से लगातार जो है वो केसेस बढ़ने की शिकायतें आ रही है, जहां पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली बीइंग एपिडेमियोलॉजिस्ट तो हमारा ये रहता है कि हम लोग एनालिसिस करते रहते हैं, और जो लेटेस्ट हमारा एनालिसिस हमने किया है उसमें हमने पाया कि जो हमारे हॉटस्पॉट्स एरियाज़ है वो मेनली 4 जगह हैं, जिसमें हमारा रिहाड़ी है, पलोड़ा है, जानीपुर है और सरवाल है। तो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा केसेस आए हैं। तो अब हमारा थर्स्ट भी, जो फोकस भी हमारा और म्यूनसिपलिटी का, दोनों का, हेल्थ डिपार्टमेंट और म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट का फोकस इन्हीं एरिया के ऊपर है। तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी जो भी डेंगू पॉजिटिव केसेस आते हैं, हमारी टीम वहाँ पे जाती है, उनके घर में जाती है, स्प्रे भी करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट है स्प्रे तो करना ही करना। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि हमें ब्रीडिंग साइट्स चेक करने हैं। जो ब्रीडिंग साइट्स, जो मैं उसको लार्वा की फैक्ट्री मानूंगा, और जो डेंगू फैलाते हैं वो मच्छर, उनको हमें ख़त्म करना है। तो वो हमारी टीम्स वहाँ पे जाके रेगुलरली ब्रीडिंग साइट चेक करती है, और एक घर में नहीं, वो आसपास में भी जाती है। और हम इसके लिए हमने दूसरी और सुविधा रखी हुई है कि हम लोग ने 104 जो हमारा हेल्थ हेल्पलाइन है, जो एनएचएम की तरफ से रन करता है, वहाँ पे हम लोग जितने पॉजिटिव केसेस हैं उनकी हम लिस्ट उनके साथ शेयर करते हैं, और वहाँ से वो कॉलिंग भी कर रहे हैं, ताकि वो उनको पूछ रहे कि आपके पास स्प्रे वाली टीम आई थी, उस पेशेंट का हालचाल पूछते हैं, इनकेस कोई उनको ज़रूरत हो, मदद हो, तो उनको वो गाइड भी करते हैं। ये तो हो गया कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट और जेएमसी मिलके कर रहे हैं। अगर आम लोगों की बात की जाए, तो अगर उन्हें खुद को डेंगू से प्रोटेक्ट करना है तो उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? एक तो हो गया आम, उन्हें जो है मॉस्किटो रिपेलेंट तो आजकल लोग लगा ही रहे हैं जब से ये जो है डेंगू सीजन स्टार्ट हुआ है। क्या वो मॉस्किटो रिपेलेंट्स इफेक्टिव होते हैं डेंगू के मच्छर को भी अपने आप से दूर रखने के लिए? और दूसरा, घर में किन चीजों का आपको ख्याल रखना है जिससे आप ये जो लार्वा फैक्ट्री कह रहे हैं, लार्वा फैक्ट्री उनके घरों में ना बन पाए? सबसे इम्पॉर्टेंट है जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। डेंगू ना होने देने के लिए सबसे पहले हमें वेक्टर कंट्रोल के ऊपर
तवज्जो देनी। तो वेक्टर कंट्रोल करने के लिए हमें लार्वा को नहीं बनने देना। तो उसके लिए जो है वाटर कलेक्शन है, क्योंकि लार्वा जहाँ भी बनता है आपका स्टेगनेंट वाटर कलेक्शन है। आपके प्लांट्स अपने घर में रखे हुए हैं, जहाँ कहीं अनअटेंडेड टायर पड़े हुए हैं वहाँ पे वाटर कलेक्शन है, या पानी की प्लास्टिक की बॉटल पड़ी हुई है, तो ये सारे के सारे एक सोर्स ऑफ लार्वा के लिए बनते हैं, जहाँ पे लार्वा ग्रो करना शुरू कर देता है और उसके बाद वो वहाँ से मॉस्किटो बनते हैं। तो एक तो ये रहेगी हमारी अपील, हमारी रिक्वेस्ट हर शहरी से, जम्मू वासी से, कि आप अपने घर में और आसपास में कहीं पे भी पानी की कलेक्शन ना होने दें। दूसरा, जो घर में पानी की टंकी हैं उनको बिल्कुल कवर करके रखें। अगर आपने नंगी पानी की टंकी रखी हो तो उसमें भी लार्वा की ग्रोथ शुरू हो जाती है और वो एक जो है परेशानी का कारण बनती है। दूसरा, हमें जो पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स में है कि हमें फुल स्लीव्स कपड़े पहने हैं, शॉर्ट्स मत पहने, हाफ स्लीव्स मत पहने, ताकि मच्छर ना काटे, और जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं वो यूज़ करें अगर आपके आस पड़ोस में मच्छर ज़्यादा हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो है लार्वा का कंट्रोल करें, वो वहाँ पे मत आने दें। अभी तक जितने केसेस आपने आइडेंटिफाई किए, जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट की भी टीम्स जाके जब मालूम करती है कि भाई लार्वा कहाँ कहाँ पर है, क्या चीजें और कौन कौन सी वो साइट्स प्रिडोमिनेंटली देखने को मिल रहे हैं जहां पर अभी जो है वो लार्वा इकट्ठे मिल रहे हैं। जैसे लोगों ने घरों में प्लांट्स लगा कर रखे होते हैं, डेली जो लोग घरों में प्लांट्स को पानी देते हैं, क्या वो साइट्स भी जो है वो वनरेबल होती है कि वहां पे भी इमीडिएटली लार्वा बन सकता है? या किसी ने घर पे सब्जी जो है वो पील करके रखी है, कोई बर्तन में जो है वो पानी रखा हुआ है, या घर पे बर्तन जब कुछ खाना बनाया तो बर्तन सोख करके कई सारे लोग रख देते हैं, क्या इन सभी साइट्स के लिए भी केयरफुल होने की जरूरत है? मैं इन जो आपके ये सारे क्वेश्चन हैं, हमारे जो एक्सपर्ट है यहाँ पे जो फील्ड में जाते हैं, मिस्टर दाऊद मेरे साथ हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप उनसे बात करें, वो आपको पूरा प्रैक्टिकली बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस क्या है जो घर में जाके देखते लोगों को। मुझे बताएं प्लीज कि किस किस साइट पर जो है वो ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर लार्वा कलेक्शन जो है वो ज्यादा हो जाती है? मैडम जी, जो क्वेश्चन आपने ये 5-6 पूछे हैं, इसमें कंटेनर में जो गमला है इसके बीच में भी लार्वा तैयार होता है। जो हमारे पानी के बर्तन होते हैं, जैसे बाकेट में पानी होता है तो वो बाकेट ऊपर से खुला होता है, कवर नहीं होता है, उसके अंदर भी ये अपने एग देता है जिसमें पानी भरा जाता है, उसके बाद लार्वा तैयार होता है वहाँ। जैसे हमारे टायर हैं, टायर में ये पानी जमा रहता है, जब उसमें पानी मिलता है वहाँ से भी लार्वा आता है। उसके बाद हमारी बाटल, पानी पिया, बाटल को फेंक दिया, उस बाटल में जो पानी जाता है उसमें ये मच्छर जाके वहाँ भी एग देकर अपना लार्वा तैयार कर। हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ खाने के लिए मंगवाते हैं, पॉलीथीन होता है, उसको हम गोल गोल करके डाल देते हैं, उसमें भी ये पानी जो जमा होने से खतरा बन सकता है। तो मैडम जी, और आपके ये 6 क्वेश्चन जो थे ये पूरे क्लियर है कि इनको बिल्कुल कवर करके रखना है, इसमें पानी जमा नहीं होने देना है। हम गमले में पानी डालते हैं, उसके नीचे प्लेट होती है, उस प्लेट में पानी चला जाता है, उस प्लेट में क्या होता है, वहाँ मच्छर अपना लार्वा तैयार करता है। तो इसको टेम्परेचर चाहिए, जो ही इसको 20-25 से 29 तक टेम्परेचर मिलता है, ये अपने सेना को तैयार कर देता है। और कितना समय लगता है ये जो लार्वा जो है तैयार होने में? लास्ट 1 हफ्ते में, जितना टाइम है 1 हफ्ते में ये अपनी सेना को तैयार कर लेता है, एडीज। तो मतलब 1 हफ्ते तक कहीं पर भी पानी आपको जमा होते नहीं देना? इसको चेंज करना, हफ्ते में 2 बार पानी को चेंज करना चाहिए, चाहे वो कूलर है, बाकेट है, आप गमला है, या आपके वहाँ पंक्षियों के लिए वो रखे होते हैं उनमें पानी है। ये हफ्ते में कम से कम 2 बार, ज़्यादा नहीं अगर होता है 2 बार चेंज करना ज़रूरी है, तब जाके हम सुरक्षित रह सकते हैं। मैं जम्मू वासियों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप इस पर ध्यान दें तो हमारा ये जो है जो ये मिशन है इसमें हम सफल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। लेकिन आपकी सपोर्ट की वजह से गवर्नमेंट कितना ही काम कर लेगी, जब तक पब्लिक का साथ नहीं हो तब तक कामयाब कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि ये घरों में पैदा हो रहा है। जब घरों में कोई हमारा वर्कर जाता है, मैं खुद जाता हूँ, तो मुझे भी 10 बातें सुनने के बाद वहाँ एंट्री मिलती है, कार्ड देखा जाता है, हर एक चीज़ को देखा जाता है, उसके बाद एंट्री मिलती है, फिर जाके हम वो देखते हैं। जब वो मिलता है उस वक्त उनको एहसास होता है नहीं, ये हमारी सेहत के लिए है। तो मैं जम्मू वासियों से ये स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा, विनती करूँगा कि आप हमारे साथ ये थोड़ी सी सपोर्ट करें ताकि हम इस मिशन में कामयाब हो जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने समाज सेवा के उससे क्या करते हैं कि अपने गली में जो है एक बोल लगा दिया जिसमें उनका है कि कुत्ते अगर आएंगे तो वो इसमें पानी पी लिया करेंगे, या फिर अपने छतों पे जो है उन्होंने छोटे छोटे बोल्स रखे होते हैं कि पक्षी आया करेंगे तो उसमें वो पानी पी लिया करेंगे, और कई बार वो रख के भूल गए होते हैं कि उन्होंने पानी उसमें भरा है। उसमें भी इस तरीके के मामले ऐसे आ रहे हैं कि उसमें भी जो है वो मॉस्किटोज बन रहे हैं।
बिल्कुल, हफ्ते में अगर पानी चेंज नहीं होगा तो हफ्ते में वो तैयार हो जाती है सेना वहाँ भी, उसमें भी तैयार होता है। मैंने पॉलीथीन, कितना छोटा सा लिफाफा है, उसमें 2 चम्मच पानी आता है, उसमें तैयार हो सकता है। तो वो पंछी के लिए काफ़ी बड़ा गोलक रखा होता है, उसमें पानी कम से कम आधा किलो तो पड़ जाता है, लीटर पानी पड़ जाता है। तो उस लीटर में तो वो बहुत बड़ी सारी सेना तैयार होती है। इसमें हफ्ते में 2 बार चेंज करना ज़रूरी है, नया फ्रेश पानी डालना, पुराने को डिस्ट्रॉय करें और नए पानी को भरें। हफ्ते में अगर 2 बार करेंगे तब भी हम सफल हो सकते हैं। ये मैसेज है हमारा। थैंक यू। बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब ऐसे हैं जो अपने घर में जो है शाम को लॉन में जब बैठे होते हैं तो उस समय उनको कहते हैं कि हमारे लॉन में जो है हमें मच्छर काट रहे हैं। डेंगू के मच्छर के बारे में स्पेसिफिकली जानना चाहूंगी, क्या टाइम भी, इसका टाइम पीरियड भी मैटर करता है कि किस समय आपको ये मच्छर ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, किस समय ये मच्छर काटते हैं, किस हाइट तक ये मच्छर जो है वो उड़ सकते हैं? डेंगू का जो है इसको एक नया नाम भी देते हैं कि ड्राइंग रूम फीवर। बेसिकली डेंगू जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह पे होगा और ये इंडोर ज़्यादा काटता है और इसका जो काटने का टाइमिंग्स है वो मॉर्निंग अर्ली आवर मॉर्निंग से, जैसे मॉर्निंग 6 बजे से लेकर 12 बजे तक का टाइम रहता है। और इसकी जो फ्लाइट का डिस्टेंस है, हाइट पे ज़्यादा नहीं करता फ्लाइट, और दिन में ही काटता है। जो इवनिंग में है बड़ा रेयरली होता है कि डेंगू का मच्छर इवनिंग में काटे, जो है मेनली इसका जो इसकी हैबिट्स हैं वो दिन में ही है इसका। आम मच्छरों की अगर बात की जाए जो डेंगू का मच्छर नहीं है, क्या वो भी डेंगू का मच्छर बन सकता है इन केस कि आपके घर में कोई है जिसे ऑलरेडी डेंगू का मच्छर काटा हुआ है? नहीं, एनफ जो डेंगू है वो होता है एडिस से, तो एडिस के अलावा और कोई उसको नहीं करता स्प्रेड। दूसरे जो हैं वो मॉस्किटो मलेरिया फैलाते हैं या येलो फीवर फैलाते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक जो इसका होस्ट है वेक्टर का, इसका अपना वायरस का होस्ट है, वो एडिस एजिप्टाई ही है। आखिर में डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहूंगी कि मान लीजिए किसी को सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, बुखार होना शुरू हो जाता है या इस तरीके से सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, कई सारे लोग सोचते हैं कि नॉर्मल फ्लू है, डेंगू नहीं हो सकता, तो कैसे एक व्यक्ति जो है वो कन्विंस हो सकता है ये नॉर्मल फ्लू नहीं है, डेंगू है? क्या टेस्ट करवाना इकलौता एक जरिया है, या फिर आपको अगर फीवर 2-3 दिन से नहीं टूट रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि भाई डेंगू भी हो सकता है? देखिए, इसके लिए जो डेंगू के लक्षण हैं, सबसे पहले तो बुखार होगा, उसके बाद उसको सिर दर्द होगी, आंखों में दर्द होगी, मसल पेन्स होगी, जॉइंट पेन्स होंगी। तो जब ये सारी चीज़ें जिसको हैं, चाहे एक दिन के लिए भी हों, और इसमें डेंगू में क्या कि हो सकता है कि 1 या 2 दिन ही बुखार है, उसके बाद एफिब्राइल पीरियड में चला जाता है। जो एफिब्राइल पीरियड होता है वो डेंगू पेशेंट्स के लिए ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें पेशेंट को, जो अदरवाइज डेंगू पेशेंट्स है, उसको अगर प्रॉपर तरीके की रेस्ट लेगा, हाइड्रेट रखेगा अपने आप को, डाइट ठीक लेगा, तो ये बिल्कुल ठीक